सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, है ना। आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग बेसिकली आज कवर करेंगे आप लोगों का पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इससे पहले हम लोग आपके बायोम्स देख चुके हैं, देन हम लोग डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स देख चुके हैं, कैसे ये बायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। देन हम लोग देख चुके हैं आपका ये रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स, ऑल सब ये सब कुछ भी हम स्टडी कर चुके हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज पॉपुलेशन। में हम लोगों ने देखी थी ना कल के पार्ट में, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो मॉडल्स देखे थे हमने, लॉजिस्टिक और ज्योमेट्रिकल, है ना। लॉजिस्टिक और सिग्मोइड कर्व, है ना, दो तरह के हमने देखे थे। जो वो ग्रोथ मॉडल्स थे ना, वो स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखना वो आप लोगों को पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहना। दोनों फॉर्मूलाज आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन वाला, और दूसरा वाला भी dn बाई dt इज इक्वल टू n माइनस के अपॉन के, वो वाला भी, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम हैंडल है। अगर जो आप लोग तक नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग सारे हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहें। आप लोग को शेड्यूल्स के बारे में सारी नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। बेसिकली कल हम लोगों का एक पार्ट रह गया था, दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये करेगा, और इसके बाद हमारे पास है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। Population evolved to maximize the reproductive fitness, also called Darwinian fitness, having high R value. अब जो आपने बताया ना इंट्रिंसिक रेट वैल्यू, R वैल्यू, तो वो जो वैल्यू अगर से हाई होती है, इट मींस द पॉपुलेशन इज रिप्रोडक्टिवली फिट in the habitat in which they live under the particular set of selection pressures. Okay, selection pressures. Organisms evolve toward the most effective reproductive strategy. Some organisms breed only once in their lifetime. जैसे कि आप कहते हैं सालमन फिश, है ना। ये क्या होता है कि आप लोगों का इसको आपके फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है एग्स ले करने के लिए। जो इनकी होते हैं ना ऑफलेट्स, तो आप लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, और जैसे वो ग्रो होते हैं वो उसके बाद वापस अपनी सलाइन की तरफ आते हैं। तो ये जैसी वो जाती है, क्योंकि ये एक है मेराइन फिश है ना, फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती, जैसी एग रिलील करती है उस टाइम में मर जाती है। सिमिलरली बैम्बू आप लोगों ने स्टडी किया था, 50 to 100 years बाद फ्लावरिंग करता है ना। While other breeds many times during the lifetime, mostly birds and mammals, some produce a large number of small sized offspring, है ना। बहुत सारे offspring होते हैं, but small होते हैं, है ना। जैसे आपके हो गए oysters, pelagic fishes, while other produce a small number of large sized organisms। जैसे mammals की बात की जाए, एक या दो organisms birth लेते हैं, but they have a abundant size, which is desirable for maximum fitness, ठीक है। तो इनमें से कौन सा desirable है maximum fitness के लिए? तो ऐसे आप लोग नहीं बता सकते, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आप लोग नहीं सजेस्ट कर सकते। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म have evolved in relation to constraints imposed by the abiotic and biotic component of habitat in which they live. Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists, ठीक है। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस यहाँ पे एग्जांपल याद रखेगा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉल साइज पॉपुलेशन होता है और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स रिलीज करते हैं। तो जैसे आपको फिशेस का एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो याद रखना, ऑयस्टर एंड फिश, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अब कैसे पॉपुलेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेरिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज? नो, there is no such habitat, and such a situation is even inconceivable, ठीक है। For any species the minimal requirement is one more species on which it can feed, है ना। आप लोगों को सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना चाहिए होगा, और खाने के लिए एक स्पीशीज ही है ना, प्लांट भी स्पीशीज का ही पार्ट है। Even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in the soil and return the inorganic nutrition for absorption, ठीक है। And then matter in the soil return the inorganic nutrition for absorption, just give me for absorption. And then how will the plant manage pollination without an animal agent? It is obvious that in nature animal, plant and microbes do not and cannot live in an isolation, but interact in various ways to form a biological community. Even in minimal communities, many interactive linkage exist, although all may not be readily apparent. Interspecific hybridization, interspecific मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों याद आती है मेरे को? इंटरस्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, राइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन
of two different species, they could be beneficial, डिटर्मिनल और न्यूट्रल, है ना। या तो बेनिफिट होगा या फिर कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ, है ना। असाइनिंग अ प्लस साइन फॉर द बेनिफिट, है ना, माइनस फॉर द डिटर्मिनल और डिट्राइमेंटल, ठीक है, बेसिकली हार्मफुल लिखना चाह रही है, और जीरो फॉर द न्यूट्रल इंटरेक्शन। लेट अस लुक एट द ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। सो अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट स्टार्ट नहीं हुआ इधर का, ठीक है, याद रखना। ये जो आता है सबसे पहले टेबल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं कि किस टाइप की इंटरेक्शन है और कौन स्पीशीज ए है बी है, दो तरह की स्पीशीज है। किस स्पीशीज को अगर ये दोनों बेनिफिट हो रहा है तो क्या कहा जाता है, एक को बेनिफिट हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है क्या कहा जाता है, एक को बेनिफिट हो रहा है एक को कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या कहा जाता है। तो बेसिकली वी हैव सिक्स टाइप ऑफ इंटरेक्शन। वन इज म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होगा, कॉम्पिटिशन, जहाँ पे दोनों को नुकसान होगा, प्रेडेशन, एक को नुकसान होगा एक को फायदा होगा, पैरासिटिज्म, अगेन एक को नुकसान होगा एक को फायदा होगा, कमेंसलिज्म, एक को फायदा होगा एक को कुछ भी नहीं होगा, और रोमेंसलिज्म, एक को नुकसान होगा और एक को कुछ भी नहीं होगा। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन द म्यूचुअलिज्म एंड द बोथ लूज इन कंपटीशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आई डिडंट वांट टू डील विद दिस अगेन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हर एक के साथ डीप में, ठीक है। ये नीट 2022 का पीवाईक्यू है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रिडेशन, जहां पे वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैव नो एनिमल टू ईट द प्लांट? You can think of predation as a natural way of transforming to higher trophic level the energy fixed by plant. When we think of predator and prey, most probably it is tiger and the deer that come readily to our mind. But a sparrow eating the seed is no less a predator. हम लोग plants के ऊपर feed करें तो we are predators also. Although animal eating plants are categorized as specialized herbivores, they are in a broad ecological content, not very different from predators. ठीक है। Besides acting on the conducts for the energy transfer across trophic level, predator play other important role. They keep prey population under control. But for predators, prey species could achieve very high population density and cause ecosystem instability. When certain exotic species are introduced in a geographical area, they become invasive and spread fast because they invaded land, do not have any natural predator. इन्हें हम कहते हैं alien species, ठीक है। The prickly pear cactus, introduced in the Australia in early 1920, caused havoc by spreading rapidly in the million of hectares of range land. Finally, the invasive cactus was brought under the control after a cactus feeding predator, a moth, from which its natural habitat was introduced in the country. क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था 1920s में, जो कि बहुत अबंडेंटली ग्रो हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। तो क्या किया गया, उसका नेचुरल प्रेडेटर ढूंढा गया जो कि एक मोथ था, और उसे फिर इंट्रोड्यूस कराया गया उस कंट्री में, है ना, और उसको उसकी कंट्रोल ग्रोथ कंट्रोल हुई। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स एडॉप्टेड in agriculture. Pest control are based on the ability of a predator to regulate prey population. Predator also help in maintaining species diversity in the community by reducing the intensity of competition among the competing prey species. In the rocky intertidal communities of American Pacific coastal of the starfish pasture is an important predator. In the field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of the interspecific competition. ठीक है, क्योंकि उसको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा था। तो प्रेडेटर और प्रे की जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अगर जो प्रेडेटर खत्म हो गया तो प्रे खत्म हो जाएगा, और अगर जो प्रे खत्म हो गया तो प्रेडेटर खत्म हो जाएगा। If a predator is too efficient and overexploits prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for the lack of food. This is the reason why predators in the nature are prudent. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of the insect and frog are cryptically colored, camouflage to avoid being detected easily by the predator, है ना। कैमोफ्लेज क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों का कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। नेचर एनिमल्स को कुछ ऐसा फिनोमिना दे देता है जिसकी वजह से वो अपना कलर नेचर के साथ मैच कर सकते हैं। आपने सुना होगा गिरगिट अपना कलर बदल लेती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे कहीं दोस्त गिरगिट होते हैं, है ना। तो सेम वे में सम आर द पॉइजन एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय, और कुछ के पास पॉइजनस केमिकल्स दे दिए गए जिनकी बॉडी के अंदर, ताकि उनको प्रेडेटर ना खा पाए। जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है आपका, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल
to its predator because of the special chemical present in the body. Interestingly, the butterfly acquires the chemical during its caterpillar stage by feeding on the poisonous weed, है ना। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो पॉइजनस होती है, और पॉइजनस क्यों होती है, क्योंकि वो एक जब कैटरपिलर स्टेज में होते हैं तो वीड्स को खाती है जो कि पॉइजनस होते हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स को खाती है जो कि पॉइजनस होती है। For plants, herbivores are the predator. Nearly 25% of the all insects are known to be the phytophagous, मतलब feeding on the plant sap or other part plants. Phytophagous. Phagocytosis क्या होता है? It is a एक खाना लेने का तरीका होता है ना, तो phytophagous मतलब प्लांट के माध्यम से जो खाना लेते हैं। The problem in the particularly serve for the plant because unlike animal they cannot run away from their predator. Plant therefore have evolved as an astonishing variety of morphology and chemical defending against herbivores. Thorns, acacia, cactus are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivores sick when they are eaten, है ना। तो बहुत सारे मैकेनिज्म दे रखे हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। प्रेडेटर्स से बचने के लिए प्रेस को इन्वायरमेंट ने बहुत सारे मैकेनिज्म दे रखे हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द वीट्स कैलेट्रोपिस ग्रोइंग इन अबंडेंटली फील्ड, है ना। जो भी खाली फील्ड होता है वहां पे आप देखते हो कि एक अलग सी घास हो जाती है। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डिक glycosides and that is why you never see any cattle or goat browsing on this plant, है ना। A wide variety of chemical substances get to extract from the plant on a commercial scale. Nicotine, caffeine, etc. are produced by them actually as a defense against the diseases or browsers, ठीक है। सेकेंड इज योर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा था, दोनों को नेगेटिव में जा रहे थे दोनों स्पीशीज, ठीक है। When Darwin spoke of struggle for the existence and the survival of fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is the potent force in organic evolution. It is generally believed that the competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited, but this is not entirely true. Firstly, total unrelated species could also compete for the same resources. For instance, in some shallow Southern American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for the common food, the zooplanktons in the lake. Food क्या था? Zooplanktons. Second, resources need to not to be limited for the competition to occur. In interspecific competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if the resources, food and the space are abundant. Therefore, competition is the best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of R, the intrinsic rate of increase, is significantly lower than the presence of other species. है ना, जितनी R अच्छा होगा उतना reproductively active होगा species. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experiment ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. But evidence for such competitive exclusion occurring in the nature is not always conclusive. Strong and persuasive क्या है ये circumstantial evidential does not exist, however, in some cases. The Abingdon tortoise, ये बहुत important example है, ठीक है, याद रखना। In a Galapagos island become extinct with a decade after goat were introduced on the island. क्यों? क्योंकि जो गोट थे और जो टोटोइस थे वो दोनों सेम खाना खाते थे, बट गोट ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया तो टोटोइस तो नहीं मिला, तो दे बिकम एक्सटिंक्ट apparently due to the greater browsing efficiency of goat. Another evidence for the occurrence of the competition in nature comes from what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distribution range dramatically when the competent species is experimentally removed, ठीक है। Connell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Stockland, the larger and the competitively superior barnacles, balanus, ठीक है, dominate the intertidal area and excludes the smaller barnacle. ये species है same ही उसकी, ठीक है, that is your Clementhus from the zone. In general, herbivores and the plant appear to be more adversely affected by competition than carnivores, ठीक है।
तो बेसिकली आपको यहाँ पे कहानियां मिलेगी, ठीक है, ये सारा स्टोरी टाइम है। और या आई नो इकोलॉजी को स्टडी करना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बट वंस यू आर डन विद द एग्जांपल्स एंड ऑल, तब से आप लोगों को सब कुछ याद हो जाता है ना, यू आर गुड टू गो फॉर इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी बहुत इजी यूनिट है अगर देखा जाए कंपैरेटिवली टू अदर यूनिट्स। Gauss' competitive exclusive principle states that the two closely related species competing for the same reason cannot coexist independently indefinitely, and the completely inferior one will be eliminated eventually. This may be true if the resources are limited but not otherwise. ठीक है, क्या कह रहा है गॉस कि अगर जे दो स्पीशीज इकट्ठा रह रही है और एक ही फूड के पीछे लड़ रही है, दोनों में से कोई भी एक सर्वाइव करेगी। और ये ऐसा कब होगा जब आपका फूड लिमिटेड होगा, अगर जे अनलिमिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सर्वाइव कर सकती है। This may be true if the resources are limited, but are not otherwise. Most recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that the species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. ठीक है, तो ऐसा नेचर ने मैकेनिज्म दिया कि आप दोनों सर्वाइव करो, ये नहीं कि आप लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हो और एलिमिनेट कर रहे हो, तो ऐसा मैकेनिज्म्स है। और ऐसे मैकेनिज्म जहाँ पे को एक्सिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब रिसोर्स को आधा आधा डिवाइड कर दो ताकि वो अपना खा सके और ये अपना खा सके। दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स। जैसे आप लोगों ने देखा था ना, डार्विनियन फिंचेस क्या कर रहा था, अपना अपना खाना डिवाइड कर लिया था, है थी एक ही वैरायटी बट दोनों ने अपना अपना खाना डिवाइड कर लिया था और बहुत बेनिफिट हुआ था उससे, है ना। MacArthur showed the five closely related species of the warbles living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in the foraging activity. Third is your parasitism. Parasitism क्या था? One positive, another one negative. Considering that the parasite mode of life ensures free lodging and meals, it is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from the plant to higher vertebrates. Many parasites have evolved to host specific. They can parasite only for a species of host, है ना, in such a way. ये इंपॉर्टेंट है, ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट, है ना। कहीं ऐसे पैरासाइट है तो कि सब एक ही स्पीशीज पे करते हैं, बहुत सारा जीनस हो सकता है बट जीनस में भी सिर्फ एक ही स्पीशीज के ऊपर करेंगे, ठीक है। Okay, the parasite have evolved special mechanism to counteract and neutralize them in order to successful with the same host species. In accordance with the lifestyle, parasites evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organs, preserve of adhesive organs, adhesive मतलब जो कि उनको चिपकने में हेल्प करते हैं, और suckers to cling on the host, loss of digestive system, high reproductive capacity, ताकि ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके जल्दी से जल्दी। The life cycle of parasite are often complex, involving one or two intermediate host or vector, facilitating क्या है parasitization of the primary host. The human liver fluke, है ना, human liver fluke है, platyhelminthes का member है, depends on two intermediate host, a snail and a fish, to complete a life cycle. तो liver fluke को किसके ऊपर करना पड़ता है? स्नेल के साथ और फिश के साथ रहना पड़ता है ताकि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। जैसे मलेरिया का ह्यूमन और मच्छर दोनों के साथ रहना पड़ता है, फीमेल एनाफ्लीज एंड ह्यूमन बॉडी, तभी उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। वो लिखा हुआ एग्जांपल, द मलेरियल पैरासाइट नीड अ vector mosquito to spread the other host. Majority of the parasite harm the host. They may reduce the survival, growth and the reproduction of host and reduce its population density. They might render the host most valuable to predation by making it physically weak. Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? Yes. Then why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmful parasite? because ये हार्मलेस बनने लगे ना, तो बेसिकली आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो होती रहेगी ना। पैरासाइट्स का रोल क्या होता है, कई बार पैरासाइट से डेथ भी हो जाती है, तो ये पॉपुलेशन मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर जो इनकी हम लोग हार्मलेस स्पीशीज बनाना शुरू कर देंगे तो आप लोगों का अनस्टेबिलिटी हो जाएगी नेचर में, ठीक है। Parasite that feeds on the external surface of the host organism are called ectoparasite. The most familiar example of this group was the lice on humans and ticks on birds, है ना। lice on human मतलब जो कि आपके बालों में जुएं पड़ जाती है वो वाली, and ticks on dogs मतलब जो कि डॉग्स की बॉडी पर इंसेक्ट्स आ जाते हैं। Many marine fishes are infested with the ectoparasite copods. Cascata, a parasitic plant that is commonly found growing on the head plant, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution.
It derive its nutrition from the host plant which is parasites, ठीक है. The female mosquito is not considered a parasite although it need a blood for the reproduction. Can you explain, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमारे ब्लड के अंदर क्या होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा हमारे ब्लड के अंदर, तभी वो हमारे ब्लड को यूज कर रहे हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए. तो आप लोग का ये होमवर्क हुआ कि आप लोग निकाल के आओगे कि हमारा ब्लड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो कि मॉस्किटो यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपसे, ठीक है. सो एक बार आप लोग खुद फाइंड करते हो. व्हाई आई यूज टू गिव सच अ क्वेश्चन होमवर्क, क्योंकि आप लोग एक बार खुद फाइंड करते हो ना तो आपके माइंड में वो चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है. इन कॉन्ट्रास्ट, endoparasites are those that live inside the host body at a different sites: liver, kidney, lungs, RBC, etc. The life cycle of endoparasites are most complex because of their extreme specialization. Their morphology and anatomical features are greatly specialized while emphasizing their reproductive potential. Brood parasitism, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको लोग को यहाँ पे क्रो एंड कोयल का, ठीक है, कुकू का. Bird is a fascinating example of parasitism in which a parasite bird lay its egg in the nest of a host. Parasite bird यहाँ पे कुकू है और नेस्ट होस्ट कौन हुआ, क्रो, एंड लेट द होस्ट incubate them. और जो होस्ट होता है मतलब क्रो होता है. अब क्या होता है कि जो कोयल होती है बहुत चालाक होती है, ठीक है. कोयल क्या करती है कि जो कौवे का घोंसला होता है वहां पे जाके अंडे दे आती है और दोनों के अंडे बहुत सिमिलर होते हैं. ये इवोल्यूशन के टाइम में ऐसा इवोल्व हुआ है कि दोनों के अंडे जो हो गए वो सिमिलर दिखेंगे. तो क्रो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कौन सा मेरा है और कौन सा क्रो का है ना, कौन सा कुकू का है और कौन सा क्रो का है. तो क्या होता है, जो क्रो फीमेल क्रो होती है वो उसे इंक्यूबेट करती है, मतलब उसके ऊपर बैठती है, उसे हीट प्रोवाइड करती है. इंक्यूबेशन होता है हीट पीरियड. During the course of evolution, the egg of the parasite bird have evolved to resemble the host's egg in the size and the color to reduce the chance of host bird detecting the foreign egg and ejecting them from the nest. Try to follow the movement of cuckoo and crow in your neighbor park during the breeding season, spring to summer, and watch the brood parasitism in action. ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्री होना पड़ेगा. आप लोग को इस मंथ तक की वेट करनी पड़ेगी और आप लोगों को कुकू एंड क्रो के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना. तो फालतू काम मत करना. आप +2 के स्टूडेंट हो, आपका बोर्ड है, छोड़ दीजिए, ठीक है. ये सब कुछ देखते रहोगे आप लोग, ये नेचर में बाद में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है. तो ये आप लोगों को पता ही है यार, ये तो नेचुरल चीजें आप लोगों ने सुना भी होगा. तो इसको एक्सपेरिमेंटली करने की जरूरत नहीं है. अभी अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए. नेक्स्ट इज कमर्शियलिज्म, दैट इज +0, ठीक है. एक को बेनिफिट होगा और एक को कुछ भी नहीं होगा. दिस इज एन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड. An orchid growing on an epiphyte on the mango branch and the barnacles growing on a back of whale benefit with neither the mango tree nor the whale. तो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है. एक आपका हो गया एपीफाइट्स का और दूसरा हो गया बार्निकल्स का, ठीक है. The cattle aggregate and grazing cattle in the close association, a sight you might likely to catch if you live in a farmer rural area in a classic example of commercialism, ठीक है. क्या होता है, आप लोगों ने देखा ना, एक व्हाइट सी बर्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैटल एग्रेट, जो कि काऊ या बफलोस के ऊपर बैठ के है. बेसिकली क्या होता है कि जब काऊ और बफलोस चलते हैं उनकी बॉडी के इंसेक्ट गिरते हैं और जो ये होते हैं ना कैटल एग्रेट, ये उन इंसेक्ट्स को खाती है. तो इसमें कैटल एग्रेट्स का तो बेनिफिट है और गेजिंग काऊ को कोई भी बेनिफिट नहीं है ना. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, इट इज द एग्जांपल ऑफ कमर्शियलिज्म. The egrets always forage close to the where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egret to find and catch. Another example of commercialism is interaction between sea anemone and that has stinging tentacles and the clownfish that live among themselves, ठीक है. So क्या होता है, sea anemone के अंदर कौन रहता है, clownfish. The fish get protection from the predator while which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit from the hosting the clownfish, ठीक है. नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है. म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल आप लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करके आए थे, यूका प्लांट है ना, मोथ एंड यूका प्लांट आप लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 2 में आपके. दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है. म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब पे दोनों का बेनिफिट होता है. द इंटरेक्शन कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज. Lichen represent an intimate mutualism relation between fungus and the photosynthesis algae and cyanobacteria. Similarly, the mycorrhiza are the association between fungi and the root of higher plant. The fungi help the plant in absorption of essential nutrition from the soil, while the plant in turn provide the shelter, ठीक है, and energy.
The most spectacular and the evolutionarily fascinating example of mutualism are found in plant-animal relationship. यूका में देखा था. Plant need the help of animal for pollination and their flower and dispersing their seed. Animal obviously have to be paid fee for the serving them plant expect from them. Plant offer reward of fees in the form of pollen and nectar for pollinator and juicy and the nutrition fruit for the seed dispersal. But the mutually beneficial system should also be safeguard against the cheater, जिसे हम लोगों ने कहा था nectar robbers. For example, animal that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why plant-animal interaction often involve co-evolution of the mutualism. This is evolution of flower and its pollination species are tightly linked with one another. In many species of fig tree, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of grapes. It means that the given fig species can be pollinated only by its partner grapes species and no other species. The female rasp use the fruit node only as a oviposition egg laying site, but uses the developing seed within the fruit for nourishing. ये देखिए, beautiful example of fig tree and grapes. ये वाला. और सेकंड है fig flower is pollinated by grapes. और ये देख सकते हो आप लोग एग्स है ना, कैसे उसके बीच में एग्स दे रखे हैं उन्होंने. उसने दिए हुए एग वैप्स. ठीक है, वैप्स एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि एग ले कर रहा है. नेक्स्ट इज जो सूडो कॉपुलेशन का फिनोमेना आएगा यहाँ पे. इट्स लार्वा. छोड़ो ये तो. द रैप्स ये रैप्स है, ये रैप्स है. Rats pollinates the fig inflorescence while searching for the suitable egg-laying site. In return for the favor of pollination, the fig offer them wraps to wrap some of the developing seed as food for the developing wraps larva. ठीक है, अब इसे wraps बोलो, wraps बोलो, कुछ भी बोलो, बस ये स्पेलिंग आनी चाहिए पेपर में लिखने की. ठीक है. Orchids show a bewildering, ठीक है, bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bee or bubble bees and ensure guarantee pollination bites. है ना. Not all orchids offer reward. The Mediterranean NCERT इतनी मतलब हाई लेवल की इंग्लिश है. Simple, the orchids orphrus employs sexual dissect to get pollination due to uncanny resemblance to the female of bee in the size. ठीक है. Color and marking. The male bee is attracted to the what it's perceived as female. Pseudo copulation important है ये, अभी समझाता हूँ. With the flower and during the process it is dusted with the pollen from the flower. When the same bee pseudo copulates with another flower, it transfers pollen to it, thus pollinate the flower. Here you can see how co-evolution operate. If the female bee color pattern change even slightly from the different region due to evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its pattern to the female bees. पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है. बेसिकली दो स्पीशीज होती है, वन आपकी एक इंसेक्ट की स्पीशीज है और एक आपकी फ्लावर की स्पीशीज है. ठीक है. अब फ्लावर ने अपने पेटल्स को इस तरह से मॉडिफाई किया ताकि वो एक फीमेल की शेप ले सके, फीमेल बर्ड की. ठीक है. अब आपको पता है ना, बर्ड्स भी होते हैं जो मतलब जो इंसेक्ट होते हैं वो भी अपोजिट जेंडर के होते हैं. तो एक फीमेल इंसेक्ट होता है, एक मेल इंसेक्ट होता है. तो फ्लावर ने कहा क्या कहा इवोल्यूशन के टाइम में कि मैं एक फीमेल इंसेक्ट की शेप ले लेता हूँ ऑफ सेम स्पीशीज, है ना. तो क्या हुआ कि अब जब मेल उसकी तरफ आता है, मेल को लगता है कि फीमेल है एंड मेल्स आर अट्रैक्टेड टू फीमेल्स. तो जैसे ही उसके ऊपर बैठता है, बट वो एक्चुअली तो क्या है, वो फीमेल फ्लावर है, उसके अंदर पॉलिनेशन, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स है. ठीक है. जैसे ही वो उसके ऊपर बैठता है, उसकी बॉडी में पोलन चिपक जाता है, उसे लगता है कि मैं फीमेल के ऊपर आके बैठा हूँ और वी कैन कॉपुलेट, है ना. सूडो कॉपुलेट, सूडो मतलब झूठे एंड कॉपुलेट, झूठी कॉपुलेशन हो रही है यहाँ पे. और वाइल दिस कॉपुलेशन के प्रोसेस में उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन स्ट्राइक हो जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं, एडहेसिव हो जाते हैं. तो जैसे वो फिर उड़ता है और दूसरे फ्लावर पे जाता है, वहां पे उसके पोलन ग्रेन छोड़ देता है. तो देखिए कितना नेचर के अंदर ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है कि एक फ्लावर ने अपनी शेप ही चेंज कर दी ताकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करवा सके इंसेक्ट की मदद से. इसे कहते हैं इवोल्यूशन. और धीरे धीरे जो जैसे जैसे इंसेक्ट की शेप चेंज होती रहती है, वैसे वैसे फ्लावर की भी
शेप चेंज होती रहती है ताकि जो मेल फ्लावर वो इजीली से रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे आई थिंक, है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज का थ्योरेटिकल पार्ट समरी रहती है, कल आप लोगों को समरी का सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल बेसिकली समरी भी आएगी आपके पास और हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन केस आपको कोई डाउट है ना, तो प्लीज रीच आउट टू अस थ्रू कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, डाउट और क्वेरी फॉर्म, सो दैट वी कैन गेट योर क्वेरी एंड रिप्लाई बैक टू यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज लाइक दिस वीडियो है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप तक ऐसी वीडियोस आती रहे कॉन्टिन्यूसली, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज वी हैव ऑल द डाटा, है ना, हमारे पास सारा डाटा आ जाता है कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल है जो कि अनसब्सक्राइब देख रहे हैं। दे ओनली यूज टू जस्ट वॉच द वीडियोस, है ना, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। बट देखिए गाइस, आप लोगों का एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में और एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, है ना, बट दिस गिव मोटिवेशन टू अस, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है, एंड वी यूज्ड टू कम विद मोर सच ब्यूटीफुल कंटेंट, है ना। एंड अपकमिंग संडे को आपके लिए एक लेक्चर होने वाला है, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th, हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग, है ना। तो इस टाइम पे आप लोग का बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है और आप लोग सोचते हो कि आप कैसे कवर करें। सो डोंट वरी, वी आर देयर विद यू फॉर एवरीथिंग, आपको गाइड करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय।